एटीपी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि NADH है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, FADH है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, NADH और FADH है वो ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल में जनरेट होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड है। जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है हाइड्रोजन आयंस है वो रिलीज होते हैं, तो उस प्रोसेस में ये क्या बन रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के और इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा वो ट्रांसफर होता है। ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पहले भी चर्चा करी थी बच्चों। यहां पर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से होती है। ये देखो, मैं यहां पर बना रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और इसके चारों ओर आउटर मेम्ब्रेन, ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस होगी। ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और यहां पर जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, मतलब ये अंदर का मैट्रिक्स है, अंदर का पार्ट है, उसको यहां पर आप ल्यूमिनर पार्ट है, यहां पर वो रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों? इस जगह पर साइकिल चल रहा है, कौन सा? TCA साइकिल चलता है। तो TCA साइकिल यहां होता है और यहां पर इसकी इनर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो इनर मेम्ब्रेन है वो आपको पता है कि इस तरीके की यूनिट मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये इस तरीके से यूनिट मेम्ब्रेन ये बनी हुई है इनर मेम्ब्रेन। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर है इसकी ये। और इसमें बीच बीच में कुछ और स्ट्रक्चर्स है, चैनल्स, ब्रिज है वो पड़े हुए हैं। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ इस मेम्ब्रेन में वो चैनल ब्रिज हैं वो लगे हुए हैं। मान लीजिए ये इनर मेम्ब्रेन है, यहां मैट्रिक्स है, ये रिएक्शन यहां पर चल रही है। और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, यहां पर आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और तो यहां जब रिएक्शन कंप्लीट, मतलब NADH है वो NADH स्प्लिट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NAD प्लस में। NAD प्लस में कन्वर्ट होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा वो आगे बढ़ते जाएगा।
जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहे हैं। और इसमें होकर के जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो चले जाते हैं इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यहां पर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। यही बात हमने चर्चा करी थी बच्चों। यहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया था, इलेक्ट्रॉन गया था यहाँ पर एटॉमिक जो ऑक्सीजन है उसके पास में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? इस ऑक्सीजन के पास में। ये चाहत रखता है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब ये चाहता है कि इसके साथ में इसकी कोई शेयरिंग करने वाला हो जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर वो पाई जाती है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेटरी पार्टिकल बोल रहे हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल पार्ट होते हैं ये इसी मेम्ब्रेन में। तो इस रेस्पिरेटरी पार्टिकल में होकर के कौन आ रहे हैं? H+ आयंस आते हैं। ये H+ आयन एक इसमें शेयर कर लिया, एक और आएगा यहां पर शेयर कर लिया। अभी बताइए ये मॉलिक्यूल क्या बन गया है? ये बन गया H2। तो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास में गया और उसने हाइड्रोजन आयन के साथ में शेयरिंग करके और बना दिया वाटर। ठीक है। और इस जब ये हाइड्रो प्रोटॉन्स हैं वो अंदर आए तो इस प्रोसेस में इन्होंने क्या जनरेट कर दिया? एडीपी से एटीपी बना दिया। तो एटीपी सिंथेसिस है उसको आप क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। फॉस्फो अच्छा, इसको आप बोल रहे भाई फॉस्फोराइलेशन बोल रहे। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का बनना। और ये किसके प्रेजेंस में बन रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रहा है। ये एनएडीएच के ऑक्सीडेशन से बन रहा है। तो इसको आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एक सिंपल सा मैंने आउटलाइन आपको बताया है क्या मतलब होता है। ये आगे डिटेल में यहां पर हम देखेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? जी। और आशा गेस्ट के रूप में आ रही है तो इसको ऐड कर लेते हैं। अभी हमने टॉपिक है वो एक रीकैप कर रहे थे, अभी शुरू ही नहीं किया था। तो आशा को भी कोई लॉस नहीं होगा। देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं बच्चों। आज के डिस्कशन में हम एरोबिक रेस्पिरेशन में करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से कैरी किए जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। और लास्ट में वो पहुंच जाते हैं ऑक्सीजन के पास में, एटॉमिक ऑक्सीजन के पास में। और एटॉमिक ऑक्सीजन है वो शेयरिंग करके H2O में कन्वर्ट होती है। तो वो पूरी प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहे हैं। और इस सिस्टम के द्वारा क्या जनरेट हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। एडीपी है उसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। क्योंकि एनएडीएच का ऑक्सीडेशन होकर के और एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। तो आपने 2 तरीके के फॉस्फोराइलेशन देखे। एक फोटो फॉस्फोराइलेशन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसमें थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रेवल करते हुए कैरियर के द्वारा पहुंचता है उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। तो 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में वहां पर चेन में थे। एक साइक्लिक था, एक नॉन साइक्लिक था। और दोनों ही तरीके से वहां पर एटीपी जनरेट हो रहा था। अभी यहाँ पर उसी तरीके का एटीपी जनरेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन है वो भी ट्रेवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। और एटीपी कैसे जनरेट होता है वो देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। क्योंकि पायरुवेट है वो आगे फर्दर डिवीजन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स में एनएडीएच और एफएडीएच है वो जनरेट होते हैं।
इनका ऑक्सीडेशन होने से एटीपी सिंथेसिस होगा। तो ये पूरी चीजें आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इसके बाद में इधर आउटर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सेज पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्सेज का मतलब कुछ चैनल है, ब्रिज है, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करते हैं। साथ में ही उसमें होकर के अक्रॉस दीज चैनल्स प्रोटॉन आयंस ऑल्सो move from one side to another side, or we can say from matrix to intermembrane space, but cannot रिवर्स टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, कि यहां से मैट्रिक्स से वो बाहर तो जा सकते हैं परंतु वहां वापिस नहीं आ सकते। वो आउटर आउटपुट है, मतलब आउटलेट चैनल, आउटवर्ड चैनल यहाँ पर बने हुए हैं। और इन चैनल को, ब्रिजेज को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स थर्ड है, इसके बाद में यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में होकर के FADH2 से आयंस है, वो प्रोटॉन आयंस है, वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की ओर जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है। और लास्ट में रेस्पिरेटरी पार्टिकल है, जिसको कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि इनमें होकर के NADH का ऑक्सीडेशन होकर के हाइड्रोजन आयंस है, वो इंटरमेम्ब्रेन में स्पेस में तो चले जाते हैं परंतु रिवर्स नहीं आ सकते। तो यहां से बाहर जा रहे हैं, यहां से भी बाहर जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड है, वहां पर FADH2 स्प्लिट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन आयंस है वो बाहर की ओर मूव करते हैं। और यहाँ कॉम्प्लेक्स फोर्थ में भी मूव करते हैं परंतु अंदर नहीं आ सकते। अब जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, और प्रोटॉन आयंस टेंड्स टू मूव इनसाइड द मैट्रिक्स। वो अंदर आना चाहते हैं, और अंदर आने के लिए रास्ता है F1 पार्टिकल्स या रेस्पिरेटरी पार्टिकल, जो कि इनर मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। और इनमें दो पार्ट होते हैं। ये टेल पार्ट है, जिसको F0 पार्टिकल बोल रहे हैं, और ये हेड पार्ट है, जिसको F1 पार्टिकल बोल रहे हैं। इसमें होकर के जब एनर्जेटिक प्रोटॉन है वो एंटर करते हैं, तो एनर्जेटिक प्रोटॉन है वो एक्टिवेट कर देते हैं। हेड पार्ट में एक एंजाइम पाया जाता है, एटीपी सिंथेज या एटीपेज, और वो एटीपी सिंथेज या एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट होने से एडीपी को कन्वर्ट करवा देगा एटीपी में, और हाइड्रोजन आयंस है वो पहुंच जाएंगे मैट्रिक्स में। ये हाइड्रोजन आयंस हैं वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग करके और बना देते हैं H2। तो यहीं से गए और वापस इन्होंने वो वाटर भी बना दिया और एटीपी भी सिंथेसाइज करवा दिया। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो क्या बताया है, यहां पर देख लेते हैं स्लाइड में क्या बोला है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थ्रू विच इलेक्ट्रॉन passes from one carrier to another. This is to release and utilize energy stored in NADH plus H plus and FADH2 formed during TCA cycle by oxidation. The electrons are passed on to O2 to form H2O. ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन के पास में, और फिर वो बनाते हैं वाटर। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में ये NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ में अटैच रहता है, और ये फिर ऑक्सीडाइज करवाएगा NADH को। इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन। हियर इज यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल कैरियर, यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2, मतलब यूबिक्विनोन है वो FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, जो पाया जाता है कॉम्प्लेक्स सेकंड में। that is generated during oxidation of succinate in citric acid cycle। मतलब जो FADH2 है वो कहाँ जनरेट हो रहा था, सिट्रिक एसिड साइकिल में। यहाँ पर आप देखिए ये FADH2 है वो जनरेट हो रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल से। सिट्रिक एसिड साइकिल में ये देखिए सक्सीनेट से और फ्यूमेरेट बनता है, तो यहाँ बनेगा ये FADH2।
और सक्सीनेट से सिट्रिक सक्सीनिक एसिड से और फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, तो उस टाइम पर FADS2 है वो जनरेट होता है और उसके ऑक्सीडेशन से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो यूबी क्यूनोन के द्वारा कैप्चर करके नेक्स्ट उसमें पहुंचा दिया जाता है। द रिड्यूसिंग द रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉल और QS2 is then oxidized with the transfer of electrons to साइटोक्रोम सी। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं साइटोक्रोम सी से ये अब बाकी कॉम्प्लेक्स में भी पहुंच जाएगा वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स थर्ड में ये पहुंच जाएगा। साइटोक्रोम सी इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द inner membrane. It acts as a mobile carrier of electrons between complex third and फोर्थ। ये आप बाहर की ओर इनर मेम्ब्रेन की बाहर की ओर साइटोक्रोम अटैच है, ये मोबाइल कैरियर कहलाता है जो थर्ड से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके और पहुंचाता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक। कॉम्प्लेक्स फोर्थ रेफर्स टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A and A3 and 2 कॉपर सेंटर्स। कॉम्प्लेक्स थर्ड में कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जो साइटोक्रोम पाए जाते हैं A2 थर्ड A3 होते हैं और दो कॉपर सेंटर कॉपर सेंटर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेज हैं, ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसमें ये चैनल है, ब्रिज है। कॉम्प्लेक्स आर नथिंग, दीज आर द चैनल्स और ब्रिज फॉर प्रोटॉन एक्सचेंज एंड आल्सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर भी पाए जाते हैं। इसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है और कॉपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये साइटोक्रोम ए से A3 और ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है जिसमें ये F0 और हेड पार्ट यहाँ पर ATP सिंथेज पाया जाता है। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ATP कितने जनरेट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, मतलब एक NADH है वो 3 ATP के जनरेट करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स मींस इट जनरेट्स 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेज आप देख लीजिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन किसका ऑक्सीडेशन होगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH का ऑक्सीडेशन होता है और इसको डिहाइड्रेशन से मतलब ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड में FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड है वो साइटोक्रोम BC1 है जो कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड और फर्स्ट से। इसके साथ में कॉम्प्लेक्स फोर्थ है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज यहाँ पर पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करवाता है और बाद में वो पहुंच जाता है किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है उसमें पाया जाता है ATP सिंथेज, क्योंकि यहाँ पर एनर्जेटिक प्रोटॉन है वो आते हैं और ATP सिंथेज को एक्टिवेट करवाते हैं और दैट इज द योर टारगेट मींस वेयर ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ADP मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ देखिए NADH प्लस H प्लस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में ये एंजाइम है, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनोन में। यूबिक्यूनोन है वो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, उससे भी FADH2 का ऑक्सीडेशन करता है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स थर्ड में वो जाएगा। यहाँ पर साइटोक्रोम BC1 पाया जाता है, ये BC1 से इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। साइटोक्रोम C पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। यहाँ पर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज पाया जाता है और वो फिर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा O के पास में और O है बाद में बन जाएगा S2। In aerobic respiration, the role of oxygen is limited to the terminal stage, मतलब लास्ट में है वो ऑक्सीजन का रोल। In aerobic respiration, the role of oxygen is limited to the terminal stage, yet oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. Oxygen acts as the final hydrogen acceptor. हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके वाटर में कन्वर्ट करने वाला कौन है, ऑक्सीजन है। इन रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर द फोस्फोराइलेशन। जो
ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या बना देती है, एटीपी सिंथेसिस में काम आती है, मतलब फोस्फोराइलेशन में काम आती है. सो दिस process is called oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is different from photophosphorylation. Here light energy is utilized for the production of proton gradient for phosphorylation. मतलब वहां लाइट एनर्जी काम आ रही थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी है वो काम आ रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी है वो यूटिलाइज की जाती है क्या जनरेट करने के लिए, फोस्फोराइलेशन के लिए, मतलब एटीपी जनरेट करने के लिए. यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्सेज हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर दे रखा है. ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये अंदर की ओर है, ये मैट्रिक्स दिया है. तो यहाँ आप इनर मेम्ब्रेन में देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और लास्ट में कॉम्प्लेक्स फिफ्थ. कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में एटीपी जनरेट होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स फोर्थ में यहाँ पर H2O बनता है. तो इलेक्ट्रॉन है उसका पाथवे भी दिखा रखा है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएगा और प्रोटॉन है वो अंदर की ओर इन कॉम्प्लेक्सेस को क्रॉस करते हुए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे. ये बता रहा है एटीपी सिंथेज, ये F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल यहाँ से प्रोटॉन आएंगे तो एटीपी सिंथेसाइज करवा देंगे. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ईटीएस इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एटीपी बाय एटीपी सिंथेज. कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में ये प्रोसेस होती है. एटीपी सिंथेज हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, F1 head piece peripheral membrane protein complex. Here it is peripheral membrane protein that is also known as F1 head. F0 integral membrane protein complex, it is integral part of the inner membrane, that is F0. F1 headpiece peripheral membrane protein complex site for ATP synthesis from ADP and inorganic phosphate. ये site है ATP synthesis का. F0 integral membrane protein complex, it forms a channel through which protons cross the inner membrane. Means it makes the channel for cross of the proton ions from inner membrane intermembrane space to matrix. The passage of protons is coupled to the catalytic site of the F1 component for ATP production. For each ATP produced, for each ATP produced, 2H plus passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. और ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा सा यहाँ पर डायग्राम फिर से, ये साइटोसोल है, ये इन आउटर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, here it is inner mitochondrial membrane, a space between both is mitochondrial membrane, that is called intermembrane space, and it is matrix where TCA cycle and oxidation of NADH and FADH to takes place. यहाँ आप मैट्रिक्स को देख पा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्सेज है, इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं यहाँ पर, और लास्ट में पहुंच जाएंगे. ये इंटीग्रल पार्ट है रेस्पिरेटरी पार्टिकल का F0, और ये पेरिफेरल पार्ट है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और इसमें होकर के जब प्रोटॉन है एनर्जेटिक प्रोटॉन आते हैं तो ये एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं, एटीपी सिंथेज को दे देते हैं और वो एटीपी बन जाती है. अब बात कर लेते हैं द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. Net gain of ATP from each glucose molecule is calculated based on the following assumptions. All steps in glycolysis, TCA cycle and ETS occur sequentially and orderly. मतलब अगर ऐसा मान लिया जाए कि सारे स्टेप हैं वो लगातार चल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस तो सभी में एनारोबिक और एरोबिक दोनों में ही हो रहा है, तो ऐसा मान लें कि ये एरोबिक है तो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से दो एटीपी तो डायरेक्ट जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर एनएडीएच भी जनरेट हुए, तो इस तरीके से दो एनएडीएच यहाँ पर जनरेट होते हैं, ये चले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया वो पायरुवेट है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में बना बदल जाते हैं, और यहाँ पर भी दो एनएडीएच जनरेट होते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में, और यहाँ पर तीन एनएडीएच है वो जनरेट होते हैं, एक दो तीन, हाँ तीन एनएडीएच जनरेट होते हैं, एक एफएडीएच भी जनरेट होता है, और
ये सारे NADH और FADH है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिस्टम में चल जाएंगे। तो टोटल ATP कितने जनरेट होंगे, वहां पर 32 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। तो आप देखिए 2 ATP डायरेक्ट यहाँ जनरेट हो गए, 2 ATP यहाँ जनरेट हो गए और 32 ATP यहाँ जनरेट हो गए। टोटल ATPs है वो कितने जनरेट हो गए? हाँ, about the well-being and health about the student before you begin the teaching please. अच्छा, ठीक है, वो क्या है? इसमें सर पैसे देने पड़ेंगे जो हो तो उससे लेकर कर दियो, नहीं हो पैसे तो बहुत है हमारे पास है। हो गए। ठीक है, फिर तो कितने देने? जो सर इसमें लिखे है कितना मना इस वो मतलब इस चीज के बारे में 200 रुपये। देख लो। नहीं, कहाँ लिखे? नहीं लिखे कहीं। लिखे ना पैसे इसमें। अच्छा, लिखे 200 रुपये। तो बाकी पैसे दो मुझे। बस आप बार बार दे दियो, बाद में ले लेंगे। खुले हो तो खुले ले दो, बस वो या ऑटो रजिस्टर है आपके गाड़ी, ठीक। ठीक है ना? हाँ। तो तो देख लेते हैं नेट गेन क्या हो रहा है। ऑल स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस TCA cycle and ETS occurs sequentially and orderly. The NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and it undergoes oxidative phosphorylation. Intermediates in the pathway are not used to synthesize other compounds. Only glucose is being respired. Other alternative substrate are not entered in the pathway at any stage. Such assumptions are not valid because all pathways work simultaneously and do not take place one after another. Substrate enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary. ATP is utilized and when needed. Enzymatic rates are controlled by multiple means. Such calculations are used to appreciate the efficiency of the living system in extraction and storing energy. तो यहाँ आप कैलकुलेशन है वो आप देख सकते हैं। थ्योरेटिकल यील्डिंग है वो क्या होगी और प्रैक्टिकल क्या हो रही है देख लीजिए। या ये देखिए, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने पर 2 ATP जनरेट होती हैं, तो नेट गेन हमें हो रहा है 2। और NADH है वो कितने जनरेट हो रहे हैं? 2। इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, 2 NADH का मतलब 4 ATP बना रहा है। यहाँ पर बनने तो 6 चाहिए, तो हो सकता है कि 2 वो खर्चे वाला दिखा रहा है। तो यहाँ टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे। एक्चुअली में टोटल तो बनते 10 बनते हैं ना भाई। भाई 2 तो डायरेक्ट बन गए और 2 NADH का मतलब 6 NADH यहाँ पर और बन गए। और ये टोटल ATP है वो, ये शायद यूज दिखा रहा है, यूज दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो नेट गेन है वो 2 ATP बना और 6 इनसे बना, तो टोटल यहाँ पर ATP है वो 8 बनते हैं। 2 खर्च हो जाते 8 बनते हैं। और पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ये बनते समय यहाँ पर ये ठीक है 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्रैब साइकिल में 2 ATP डायरेक्ट जनरेट होते हैं और 6 NADH बनते हैं, तो 18 ATP जनरेट होते हैं। 2 NADH FADH2 बनते हैं, तो टोटल यहाँ पर बन जाएंगे 4 ATP। और ये देखिए आप 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 36 बनते हैं। इसमें 2 और कहीं पर बुक में 38 बोलते हैं, कहीं पर 38 बोलते हैं। ये यहाँ देखिए ये 38 ही बोला है। 2 ATP डायरेक्टली, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 6 ATP, तो टोटल यहाँ पर 8 ATP मॉलिक्यूल्स हो गया। और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में मतलब ये पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ये बनते समय 6 ATP ये बन गए। और एक एसिटाइल को एंजाइम एक डिकार्बोक्सिलेशन से 3 NADH बनते हैं। एक यहाँ NADH बनता है, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है। तो 2 एसिटाइल को एंजाइम ये साइकिल में एंटर करेंगे तो 6 NADH बनते हैं। 6 को 3 से गुणा कर लीजिए, 18 ATP मॉलिक्यूल्स होंगे। और एक FADH बनता है, इसका मतलब है 2 बन जाएंगे साइकिल दोनों में। तो 2 FADH का मतलब 4 ATP और 2 GTP यहाँ पर जनरेट होते हैं। आपने साइकिल में देखा
दो जीटीपी जनरेट हो रहे हैं, मतलब एक जीटीपी जनरेट होता है एक साइकिल में, फिर दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम के दूसरे पायरुविक एसिड से बनेगा। तो इस तरीके से टोटल यहाँ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स है वो जनरेट होते हैं। 2 ATP molecules are spent from for transporting 2 NADH molecules formed during glycolysis to the mitochondria, hence the net gain 36 ATP molecules। हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया बात बता दी है कि 2 ATP कहाँ गए, 38 जनरेट हुए और यहाँ नेट गेन वो 36 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो खा लिए जाते, कंज्यूम हो जाते हैं। 2 एटीपी तो यही काम आ गए और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो इस जगह पर एनएडीएच मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में काम आ जाते हैं। तो नेट गेन यहां पर क्या हो रहा है, 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स हो रहा है। कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों, क्या आप मेरे साथ में जुड़े हुए? कुछ कुछ समझ में आ रहा कि नहीं भाई? बिल्कुल पूछिए। एब कॉम्प्लेक्स है वो थर्ड और फोर्थ के बीच में होता है। यहां वो समझाने के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से दिखाया है। बाकी इसमें भी वही दिखाया, एक जगह पर दिखाया। मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, नहीं यहां तो नहीं। अ, ये देखिए, इसमें ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, फिर सेकंड आ गया, वो सॉरी ये थर्ड आ गया, और फिर ये फर्स्ट और ये फोर्थ। तो आपकी एनसीईआरटी में ऐसे ही दिखा रखा है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद में ये सेकंड है, समझने के लिए बीच में कर दिया, बाकी एक्चुअली में ये बीच में यहां पर होता है, थर्ड फोर्थ। ठीक है। तो ये तो ये एक पूरा पांच का सेट दिखाया है, पांच का सेट दिखाया। इस तरीके के पांच पांच के कितने सारे सेट होंगे, ये एक ही इस तरीके का सिस्टम नहीं होता, बहुत सारे सेट होते हैं। एक ही सेट दिखाया आपको, एक सेट दिखाया जिसमें कैसे एटीपी बनती है। अब इसमें मेम्ब्रेन में ये मान लीजिए एक सेट यहां पर है, आगे फिर सेट है, फिर सेट है। तो इस तरीके की मशीनरी है बहुत ज्यादा बनी हुई है एटीपी बनाने के लिए, है ना। और बताइए जी। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये आपको पता ही है कि यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन होता, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, बॉन्ड टूटेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नेट गेन ऑफ ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर नेट गेन है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं फर्मेंटेशन में। NADH है वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं होते, मतलब इनको वो भुना नहीं पाते, जबकि नेट गेन ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहा है। मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ 2 एटीपी बन रहे हैं जबकि यहाँ पर 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस रादर स्लोली, मतलब NADH है वो बहुत मुश्किल से NAD प्लस में कन्वर्ट होता है और वहां पर एटीपी जनरेट हो सकता है, परंतु एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस वेरी विग्रसली, मतलब कि वहाँ ऑक्सीजन है वो काम आ रही है, O2 है वो रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वहां जल्दी से NADH है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के और एटीपी सिंथेसाइज कर रहे हैं। इसके बाद में आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा, एम्फीबोलिक पाथवे। एमपी का मतलब बता दीजिए बच्चों जल्दी से, एमपी का मतलब क्या होता है? एमपी मतलब बता दीजिए। हाँ, डुअल, बिल्कुल। आप इसको समझ सकते हैं कि एमपी का मतलब है बोथ। अब यहां पर क्या मायने निकालने चाहिए हमें एम्फीबोलिक पाथवे में?
बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस है वो ग्लूकोज, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है, और एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, CO2 और H2O है। तो मतलब कहने का क्या है कि एंड प्रोडक्ट अलग अलग रेस्पिरेशन में अलग अलग होता है। जैसे अगर फर्मेंटेशन हो रहा है यीस्ट में तो वहां पर एंड प्रोडक्ट है वो इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल सेल्स में होता है, लैक्टोबैसिलस में होता है, तो वहां पर एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होता है। अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है तो वो वहां पर एंड प्रोडक्ट है CO2 H2O, ये बनते हैं। तो कहने का मतलब अभी हमने चर्चा करी सिर्फ ग्लूकोज की। ग्लूकोज मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जनरेट हो रही है। फिर आप अपने भोजन में फैट क्यों लेते हैं, प्रोटीन क्यों लेते हैं, इनका तो कोई यूज हमने अभी तक देखा ही नहीं, कहीं पर आया ही नहीं। जबकि डॉक्टर या लोग कहते हैं कि हमें भोजन में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारी चीजें, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, वो सब होने चाहिए। जबकि एनर्जी सिर्फ कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन होकर के NADH और सब चीजें ATP जनरेट कर रहा है, क्रैब साइकिल बना रहा है। तो ये पाथवे तो एक नेचुरल पाथवे है, मतलब अल्टीमेट पाथवे है। वो कौन है, ये ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल है। अब दूसरे जो सब्सटेंस हैं वो कैसे आपको एनर्जी देते हैं, कौन से फूड स्टफ्स हैं आपको एनर्जी देते हैं, वो आप यहां देख लीजिए, फैट और प्रोटीन। तो एम्फी का मतलब आप बोलिए बीच में, मध्य में, जो मेटाबॉलिक पाथवे के मध्य में एंटर करते हैं, वो शुरुआत में नहीं, बीच में से एंट्री मार जाते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चों की टोली है, वो दौड़ लगा रही है और एक बीच में घुस करके और सबसे पहले नंबर पे आ जाए, तो वास्तविक जो रनर है, वास्तविक जो धावक है, वो तो ग्लूकोज है। परंतु ये ऐसे सबस्ट्रेट हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बीच में एंटर करते हैं उस पाथवे में, उस साइकिल में, तो ये कहलाते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। आप यहां देख पा रहे हैं फैट, फैट है वो डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं सेलुलर डाइजेशन में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स हैं वो फर्दर मतलब ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर के डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहीं पर साइकिल में आया था, आपको याद है? ग्लाइकोलाइसिस में HP, वो DHAP था। यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ये रहा, ये PGAL बनता है और ये है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये वाला। यहां ये जो फैट है, फैटी एसिड्स हैं, वो डायरेक्ट ये कंपाउंड बनाते हैं, क्या, DHAP। और वो DHAP डायरेक्ट पाथवे में आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो क्या बदल जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पागल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा DHAP, PGAL में, और PGAL में कन्वर्ट हो गया तो वो आगे फिर फर्दर साइकिल में एंटर कर जाएगा। समझ में आएगी बात? अरे बोलो तो सही जी। तो ये देखिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हो गया गिल्सरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और वो आगे साइकिल में जाएगा और वो क्रैब साइकिल तक पहुंचेगा। तो नुकसान कितना सा हुआ, नुकसान हुआ यहाँ पर, बल्कि ये ATP यहाँ इसमें साइकिल में खर्च कर रहा था वो नहीं की, और यहाँ पर वो NADH एक जनरेट हुआ, बाकी सारी चीजें वो ही मिलेंगी आपको। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट होकर के, ब्रेक डाउन होकर के बनाती है एमिनो एसिड, और ये पूरा पाथवे उसने स्किप कर दिया, वो डायरेक्ट एंट्री मारती है, बीच में एंट्री मारती है, और एमिनो एसिड है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के, ब्रेक होकर के क्या बनाते हैं, पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड है वो एंटर कर जाता माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये बनाएगा फिर क्रैब साइकिल में कितने सारे ATP बनाएगा।
मतलब आपको ये नेचुरल जो अल्टीमेट पाथवे है एनर्जी का वो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। परंतु फैट है वो भी एंटर कर जाते बीच में, प्रोटीन भी एंटर कर जाते साइकिल में बीच में। तो वो क्या कहलाता है भाई? एम्फीबोलिक पाथवे। समझ में आ गई कि ना आई बात? बताइए जल्दी से। वेरी गुड। स्लाइड पढ़ के देख लेते हैं क्या बोला है। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। फेवर्ड सबस्ट्रेट का मतलब अगर ग्लूकोज अवेलेबल है तो जब सबसे ज्यादा जो, क्योंकि पाथवे रास्ता तो उसके लिए ही बना हुआ है। रास्ता तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे भारत सरकार ने बनाए हुए हैं, तो उस पर हाईवे पर तो रोड रोडवेज चलेंगी, मतलब व्हीकल्स चलेंगे, फोर व्हीलर्स चलेंगे। उस एक्सप्रेस हाईवे पर फोर व्हीलर्स चलेंगे, नेचुरल उसका पाथवे है। परंतु अगर वहां पर एरोप्लेन उतार दें तो वो क्या हो जाएगा? वो एम्फीबोलिक पाथवे बन जाएगा। कि वो नेचुरल जो फेवर्ड सबस्ट्रेट है वो तो कार्बोहाइड्रेट है, परंतु अगर वहां पर दूसरे एरोप्लेन या जेट एयरवेज यहां पर उतर रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है? एम्फीबोलिक पाथवे। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, सो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट converted into glucose for respiration. Other substrates are also respired. Fats break down into glycerol and fatty acids. Fatty acids are degraded to acetyl coenzyme A। तो आप फैटी एसिड देखिए, फैटी एसिड है वो डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं एंड एंटर द पाथवे। ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू पीजीएल एंड एंटर द पाथवे। मतलब एसीटोन फॉस्फेट बनाएंगे, उसके बाद में पीजीएल और फिर पाथवे में एंटर करेंगे। प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड बाय प्रोटीजेज इनटू एमिनो एसिड्स। Each amino acid after deamination enters the pathway at some stages in the Krebs cycle or as pyruvate or acetyl coenzyme। मतलब ये इसमें पाथवे में डायरेक्ट एंट्री मारते हैं। द रेस्पिरेटरी पाथवे इज जनरली कंसिडर्ड एज ए कैटाबोलिक पाथवे। मतलब कैटाबोलिक पाथवे कहलाता है इसको क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, but it involves both anabolism synthesis and catabolism breakdown, so it is better called as amphiboलिक pathway। इसमें दोनों चीजें बन रही हैं इसलिए एम्फीबोलिक पाथवे बोल रहे हैं। एग्जांपल देखिए, फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, बट when the organism needs to synthesize fatty acids acetyl coenzyme ए विड्रॉ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे। अगर इनकी जरूरत होती है तो विड्रॉ किया जा सकता है वो उनको फैटी एसिड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व। और लास्ट टॉपिक का जो हमारे चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्विसेंट आरक्यू और रेस्पिरेटरी रेशो। क्या मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्विसेंट और रेस्पिरेटरी रेशो? का मतलब है कि कितने O2 कंज्यूम हुए और कितने CO2 रिलीज हुए एक सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन होने में, एक कंपाउंड फूड मॉलिक्यूल को इस ऑक्सीडाइज होने में कितने मॉलिक्यूल्स की CO ऑक्सीजन की जरूरत होगी, कितने CO2 की जरूरत रिलीज होंगे, इनके रेशो को ही हम क्या बोल रहे हैं? आरक्यू बोल रहे हैं। आरक्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। मतलब CO2 कितने रिलीज हुए और O2 कितने कंज्यूम हुए, उनके रेशो को आप क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी क्विसेंट या रेस्पिरेटरी रेशो। RQ is the ratio of the volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed in a respiration, that is RQ, volume of CO2 evolved and upon a volume of O2 consumed। RQ depends upon the type of respiratory substrate। ये निर्भर करता है कि RQ कितना होगा, एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा कि एक के बराबर होगा। ये किस पर डिपेंड करता है भाई? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर, ब्रेक डाउन होने वाले सबस्ट्रेट पर कि वो क्या चीज है उसके निर्भर करता है कि उसमें कितने CC बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, उस पर निर्भर करता है। RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट 1 होता है, मतलब जितने O2 कंज्यूम होते हैं उतने ही CO2 रिलीज होते हैं, तो RQ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होता है। बिकॉज इक्वल अमाउंट्स ऑफ CO2 एंड O2 आर इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम्ड रिस्पेक्टिवली। यहाँ आप देख पा रहे हैं C6H12O6 प्लस 6O2
इक्वल टू 6 CO2, जितने O2 काम आ रहे हैं उतने ही CO2 रिलीज हो रहे हैं, प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, तो 6 CO2 अपॉन 6 O2 इक्वल टू 1, और इसका RQ है वो 1 होता है। सबसे अच्छा माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जितने O2 कंज्यूम होते हैं उतने ही CO2 रिलीज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट 1 और RQ फॉर फैट्स यहाँ पर लेस देन 1 होता है, फैट के लिए 1 होता है, और RQ फॉर प्रोटीन्स 0.9 होता है। तो सबसे फेवरेबल, सबसे सूटेबल जो फूड माना जाता है वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर CO2 और O2 का जो रेशो है 1 होता है। और इसको समझ लीजिए आपकी फैट है, जो आप कोई मान लीजिए तली भुनी चीजें खाते तो डॉक्टर भी उसको मना करते हैं। आपने देखा होगा कि, हमने जरूर देखा है कि पुराने जमाने में लोग जिमने जाते थे दूसरे गांवों में, जब ब्याह शादी या कोई भी फंक्शन होता तो लोग पैदल दौड़ करके जाते थे खाना खाने के लिए, और गर्मी के दिन होते थे दबा के लाडू पे लिए खा लिए, तो बाद में फिर वो पानी मांगते थे, पानी मांगते उनकी सांसें फूल जाती थी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो रही है, और O2 रिलीज, CO2 रिलीज है वो कम हो रही है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है वो चलती है, इसलिए डॉक्टर है सबसे ज्यादा किसको बोलते हैं खाने में, कार्बोहाइड्रेट लेने में। मैडम का फोन का आ रहा है, मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, ठीक है मैडम। हाँ, हाँ जी मैडम, बेटी और मेरी मिसेज है ना वो पॉजिटिव आया है। हाँ, वो एक्चुअली में गांव में थे, और वो अलवर में मेरे भाई है उनकी बेटी है वो पॉजिटिव आ गई थी, इनके साथ से ही वो आए थे, मतलब 1-2 दिन वो रुके थे अलवर में। तो इनको मैंने थोड़ा डाउट था तो आइसोलेट रखा, फिर परसों चेक करवाया था मैडम। ना सिम्टम कुछ नहीं थे मैडम, मतलब वहाँ हमारे पास में खबर आ गई थी कि भाई ये पॉजिटिव आ गई है, तो इनको एक रूम में आइसोलेट कर दिया था, और फिर वो डाउट क्लियर करने के लिए, अभी भी कोई सिम्टम तो है नहीं पर आइसोलेट है, होम आइस क्वारंटीन कर। वह हम तो मैडम उनको बना बना के दे रहे, खाना है अलग रह रहे। ठीक है मैडम, अभी तो मैं आ गया यहाँ पर और क्लास ले रहा हूँ, क्लास में ही हूँ। ठीक है, चले जाता हूँ मैडम, कोई बात नहीं। जी, ठीक ठीक। जी जी जी, ठीक। तो ये RQ फर्स्ट इसका आ रहा है 1 आ रहा है कार्बोहाइड्रेट का, और फैट का लेस देन 1 आता है, और प्रोटीन का भी लेस देन 1 मतलब 0.9 होता है। तो अ, ये जिनका RQ कम होता है उनको मतलब खाने के लिए डॉक्टर हैं वो मना करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं RQ फॉर फैट्स लेस देन 1, कैलकुलेशन फॉर ए फैटी एसिड एग्जाम्पल ट्राइपामेटिन आर सोन, ये आप देख पा रहे हैं C51H92 सॉरी 98O6 ऑल ट्वाइस प्लस 145O2 इक्वल टू 102 CO2, मतलब 145 O2 काम आएंगे और CO2 रिलीज होंगे 102 प्लस 98H2O प्लस एनर्जी। तो ये पामेटीन का, ट्राइपामेटीन का जो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट है वो 0.7 आता है। RQ फॉर प्रोटीन 0.9, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज आर often मोर देन 1, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। मतलब प्योर फॉर्म में वो कभी भी डायरेक्ट एंट्री वो उनकी नहीं होती है, वो उनके इंटरमीडिएट पाथवे के द्वारा एंटर करते हैं।
तो इस तरीके से बच्चों हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हमने रेस्पिरेशन है वो डिस्कस कर लिया। अगर आपके कोई डाउट है तो बात बताइए, बोलिए आप। थैंक यू वेरी मच जी।